हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिरोही एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। हम कंपनी लॉ की क्लास कर रहे थे। अपनी कंपनी लॉ के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। अपनी चैप्टर नंबर 40 डायरेक्टर्स का चैप्टर हमने किया था। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात किया था डिन के बारे में, फिर हमने बात किया था टाइप्स ऑफ डायरेक्टर के बारे में। तो हम टाइप्स ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे और हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डेफिनेशन क्या होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की? पहले तो हमने बात किया सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 की। पहले हमने इसके बारे में बात की। फिर हमने बात की कि भाई किन कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी रहती है कि उनको अपॉइंटमेंट करनी है। लिस्टेड कंपनी के केस में हमने बात की कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की हमने बात की। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के अंदर अनलिस्टेड कंपनी के अंदर जिन कंपनी का टर्नओवर या जिन कंपनी का पेड अप कैपिटल इतना है, एक लिमिट से ज़्यादा है, तो उनको क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। समझ आ गए? अब आता है हमारे आगे, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 47 के अंदर डेफिनेशन दी है कंपनीज एक्ट की। मीन्स एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेफर टू इन सेक्शन। इसका मतलब है कि डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसको रेफर किया गया है, कहाँ रेफर किया गया है? सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अंदर। अब ये सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 क्या है वो बात करते हैं। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर फुल टाइम डायरेक्टर या फिर नॉमिनी डायरेक्टर। कोई भी डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है, फुल टाइम डायरेक्टर नहीं है, कोई भी नॉमिनी डायरेक्टर अगर नहीं है, हु डज नॉट हैव एनी मटेरियल, जिसकी हु डज नॉट हैव एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, जिसका कंपनी के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है या डायरेक्टर के साथ कोई पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं है। बेसिकली ऑन इंडिपेंडेंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो कौन होता है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो डे टू डे बिजनेस ऑफ द कंपनी में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। समझ आ गई? सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट प्रिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विच इज फॉलो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है वो सेक्शन हमें कौन सा बताता है? डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 के अंदर। भाई सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स विच हैज फॉलो who is in opinion of the board is a person of integrity and possess relevant industrial expertise and experience। वो पर्सन ऑफ द बोर्ड जिसके पास एक इंटेग्रिटी ऑफ है, जिसके पास एक एक्सपर्टाइज है किसी स्पेसिफिक फील्ड की, इंडस्ट्री की, जो कि ना तो कंपनी का प्रमोटर है, ना ही कंपनी की
प्रमोटर से किसी रिलेटेड है, ना ही उसकी होल्डिंग कंपनी का कोई प्रमोटर है या रिलेटेड है, सब्सिडरी कंपनी है, एसोसिएट कंपनी, उससे किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ना ही वो प्रमोटर है। आगे बात करते हैं। सच इंडिविजुअल हु हैज नो पेक्यूनियरी रिलेशन। पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है? मोनेटरी। पेक्यूनियरी का मतलब क्या होता है? मोनेटरी। जिसका किसी भी तरह से मोनेटरी रिलेशनशिप नहीं है अदर देन रेम्यूनरेशन सच एज डायरेक्टर और हैविंग ट्रांजैक्शन नॉट एक्सीडिंग 10% of his total income or such amount has been prescribed with the company, its holding company, subsidiary company, associate company or their promoter director during the two immediately preceding financial year during the current financial year। ये कहना चाह रहा है कि जिसका कंपनी के साथ, उसकी होल्डिंग कंपनी के साथ, सब्सिडरी कंपनी के साथ, एसोसिएट कंपनी के साथ किसी भी तरह का कोई मॉनेटरी रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ उसके रेम्यूनरेशन को छोड़ के, या फिर कोई भी अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहा है जो कि 10% ऑफ इस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं है, उनको छोड़ के बाकी किसी भी तरह का कोई क्या नहीं है? मॉनेटरी रिलेशन नहीं है। नन ऑफ हुज रिलेटिव, जिसके रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी। भाई जिसके रिलेटिव कंपनी की सिक्योरिटी में कोई इंटरेस्ट होल्ड नहीं करते, उसकी होल्डिंग कंपनी में, उसकी सब्सिडरी कंपनी में, उसकी एसोसिएट कंपनी में ड्यूरिंग द इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी। रिलेटिव जो हैं वो क्या कर सकते हैं? रिलेटिव में होल्ड रिलेटिव क्या कर सकते हैं? प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी या फिर इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ अ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी। कि भाई रिलेटिव, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रिलेटिव क्या कर सकते हैं? एक कंपनी में उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी के अंदर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उस सिक्योरिटी इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए? या तो 50 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी नहीं होनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट हैज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लियर है? या फिर जिसके रिलेटिव इज इन डेट टू द कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, और their promoter or director in excess of such amount has may be prescribed during the immediately preceding financial year और during the current financial year। ये कहना चाह रहा है कि भाई जिसके रिलेटिव इंडेप्ट टू द कंपनी है, इंडेप्टेड टू द कंपनी, भाई जिसके रिलेटिव ने कंपनी से कोई उधार लिया है, या फिर हैज गिवन एनी गारंटी, जिसने कंपनी को कोई गारंटी दी हुई है, समझ आ गई? इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ द थर्ड पर्सन टू द कंपनी। ये उसने क्या किया हुआ है? किसी थर्ड पर्सन की इंडेप्टनेस को लेके कंपनी को गारंटी दी हुई है, या हैज एनी अदर पेक्यूनियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी और इट इज सब्सिडरी कंपनी और इट इज होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी, अमाउंटिंग टू 2% और मोर ऑफ इट इज ग्रोस टर्नओवर और टोटल इनकम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन विद द ट्रांजेक्शन रेफर टू इन 1, 2, 3। ये कहना चाह रहा है कि कोई और ट्रांजेक्शन भी हो सकती है जो कि कंपनी के, जो कि या तो सिंगली या जॉइंटली क्या है, कंपनी के टोटल ग्रोस टर्नओवर से या फिर टोटल इनकम से 2% या उससे ज़्यादा है। तो अगर रिलेटिव की ऐसे किसी तरह से कोई क्या है, पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है, तब भी एक डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तब भी उसका कोई भी पर्सन जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। ही मे नोट आइदर डायरेक्टली और एनी ऑफ इट्स रिलेटिव होल्ड और हेल्ड द पोजीशन ऑफ KMP or is or has been employee of the company, its holding company, associate company in any the 3 financial year immediately preceding the financial year in which is proposed to be appointed। कि भाई मतलब मिस्टर ए क्या है, 2023 के अंदर मान लो उसको
डायरेक्टर अपॉइंट करना था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में वो क्या नहीं होना चाहिए, कंपनी के अंदर या उसके रिलेटिव कंपनी के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली वो इनडायरेक्टली क्या नहीं होना चाहिए, KMP नहीं होना चाहिए या एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रिलेटिव हु इज एम्प्लॉय द रिस्ट्रिक्शन अंडर दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई फॉर द एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। कि भाई ये कहना चाह रहा है कि कोई भी मतलब इन केस ऑफ रिलेटिव, अगर मैं रिलेटिव की बात करूं कि भाई उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई रिलेटिव था, वो एम्प्लॉय था, तो इस केस में जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है ये अप्लाई नहीं होगी। हिज और हैज़ बीन एम्प्लॉय और प्रमोटर और पार्टनर इन एनी ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच प्रपोज टू अपॉइंटेड ऑफ। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो पर्सन था जिसको डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, ये क्या था, ये या तो एम्प्लॉय था या ये प्रोप्राइटर था या ये पार्टनर था पिछले 3 सालों के अंदर किसी ऑडिटर फर्म का, किसी ऑडिटर फर्म ऑफ ऑडिटर का, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का, कॉस्ट अकाउंटर, कॉस्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी का, और इट इज होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का। समझ आ गई? एनी लीगल और कंसल्टिंग फर्म। तो ये अगर इन कंपनी की किसी ऑडिट फर्म का, किसी सेक्रेटेरियल ऑडिट फर्म का, किसी भी फर्म का अगर ये पर्सन एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर, पार्टनर रहा है ना, या फिर कोई भी लीगल और कंसल्टिंग फर्म का who that has made any transaction with the company, holding company, subsidiary company amounting to 10% or more of the gross turnover of such company, या फिर hold together with relative 2% or more of the total voting power of the company। तो ये सारी चीजें अगर हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? या फिर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कंपनी का, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, ऑन एनी ऑफ एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव 25% ऑफ इट्स रिसिप्ट फ्रॉम द कंपनी और एनी ऑफ इट्स प्रमोटर और इट्स होल्डिंग और सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और दैट होल्ड 2% or more of the total voting power of its company, or who possess such other qualification or prescribed in the Rule 5 of the Company Appointment and Qualification of Director Rule 2014 has an independent director he possess। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सिचुएशन में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। तो आप ये एक बार ये पढ़ना, तो ये पूरे का पूरा सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 के अंदर ये क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर है? आगे बात करते हैं, ये आप पढ़ लेना अच्छे से, आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सबसेक्शन 7। ये बात करता है डिक्लेरेशन बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Declaration by the independent director. Section 149 subsection 7 of the Act prescribe that every independent director shall give a declaration that he meet the criteria of independence। ये कहना चाह रहा है कि भाई हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा that he meet the criteria of independence means he attend his first meeting of board of director, thereafter at the first meeting of the board in every financial year whenever there is any change in the circumstances that may affect his status as an independent। जब जब ये चीजें होंगी, कहना चाह रहा है कि जब कंपनी की, जब उसकी अपॉइंटमेंट के बाद कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, उसके अपॉइंटमेंट के बाद हर एक फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें, और जब भी उसकी किसी भी पर्टिकुलर्स में चेंज हुए तो हर एक सिचुएशन में अगर वो चीज़ें उसकी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रही हैं, इसके बारे में वो डिक्लेरेशन देगा। क्लियर है? सेक्शन 149 सबसेक्शन 7 के अंदर। एडिशनली
for listed entity SEBI wide notification number 9th day of May 2018 effective from 1st April 2019 provide that every independent director shall at the first meeting of the board in which he participate as a director and thereafter at the first meeting of board in every financial year or wherever there is any change in the circumstances which may affect his status as an independent director. सेम चीज जो हमने ऊपर पढ़ी उस चीज में भी डेक्लेरेशन देगा दैट ही मीट द क्राइटेरिया ऑफ इंडिपेंडेंट कि भाई उसने जो इंडिपेंडेंट होने का जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 में जो डेफिनेशन जो भी क्राइटेरिया दे रखा है भाई उसने वो सारा क्या किया है, फुलफिल किया है. क्लियर है, वो डिस्क्वालीफाई नहीं है. समझ आ गई? तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, बतानी है. And that he has not aware of any circumstances or situation which may exist or may be reasonably anticipated that could impair or impact his ability to discharge his duty with an objective independent judgment or without any external influence. तो ये सारी चीजें इनको बतानी है. समझ आ गई? क्लियर है? आगे बात करते हैं. अब हमारे सामने आता है रेम्युनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब आता है रेम्युनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 149 सबसेक्शन 9 के अंदर, as per section 149 subsection 9 of the act, independent director shall not be entitled to any stock action. ये कहना चाह रहा है कि किसी भी तरह के स्टॉक ऑप्शन के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहना चाह रहा है यहां पर, shall not be entitled to any stock option. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास कोई राइट नहीं है किसके लिए, स्टॉक ऑप्शन के लिए. ही मे रिसीव रेम्युनरेशन बाय वे ऑफ फीस. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कर सकता है, मे receive remuneration, independent director may receive remuneration by way of fees as provided under section 197. भाई वो कहना चाह रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या मिल सकता है, फीस मिल सकती है. बाय वे ऑफ फीस वो रेम्युनरेशन रिसीव कर सकता है. रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर फॉर द पार्टिसिपेशन इन द बोर्ड एंड अदर मीटिंग एंड प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन हैज मे बी प्रूव्ड. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या क्या मिल सकता है, रेम्युनरेशन मिल सकता है. रेम्युनरेशन किस चीज के लिए, बाय वे ऑफ फीस, बाय वे ऑफ फीस. दूसरा भाई मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको जो एक्सपेंसेस हुए हैं उन एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए भी उनकी रिम्बर्समेंट भी उसको मिल जाएगी. और तीसरा कमीशन हैज मे बी अप्रूव्ड. तो ये चीजें इसको मिलेंगी. क्लियर है? प्रोवाइडेड दैट इफ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इट्स प्रॉफिट आर इनएडुकेट, independent director may receive remuneration exclusive of any fees payable under the subsection 5 of section 97. तो वो exclusive of any remuneration मतलब उसको remuneration मिल सकता है लेकिन उसमें फीस नहीं होगी, जो कि किसमें बता रखी है, सेक्शन 197 सबसेक्शन 5 के अंदर. समझ आ गई? अब आगे आता है हमारे सामने टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, टर्म ऑफ एन
independent director. Subject to the provision of section 152, an independent director can be appointed for a firm up to 5 consecutive year on the board. ये कहना चाह रहा है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है फॉर अ टर्म 5 consecutive ईयर, 5 सालों के लिए अपॉइंट हो सकता है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है 5 सालों की कंसेक्यूटिव टर्म के लिए अपॉइंट हो सकता है। हाउएवर इन केस ऑफ रीअपॉइंटमेंट फॉर फर्दर 5 ईयर देन स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, ये कहना चाह रहा है कि फॉर रीअपॉइंटमेंट, अगर कोई रीअपॉइंटमेंट करना चाहे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए, समझ आ गए? तो रीअपॉइंटमेंट अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की करनी है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। समझ आ गए? एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इज मेड इन द बोर्ड रिपोर्ट, और अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर किस में दिया जाएगा, डिस्क्लोजर दिया जाएगा बोर्ड रिपोर्ट के अंदर। फर्दर independent director can be considered for reappointment only after expiration of 3 years of ceasing to become independent director, but he may not be appointed associate with the company directly or indirectly in any other capacity during the said period of 3 years. Any tenure of an independent director on the date of commencement of the act is not considered for the above term. ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, यहाँ पे क्या आ रहा है, कब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट को, सॉरी रीअपॉइंटमेंट को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट को कंसीडर किया जाएगा कि भाई मान लो 5 साल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कंप्लीट कर लिया, तो अगर उसको रीअपॉइंटमेंट करना है तो 3 साल के बाद ही उसका जब टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा, एक्सपायर होने के 3 साल के बाद, आफ्टर सीजिंग 3 years, आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 3 year फ्रॉम द डेट ऑफ सीज ऑफ बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसके बाद ही उसको कंसीडर किया जाएगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। बट उन 3 सालों में वो किसी भी कैपेसिटी में कंपनी के साथ एसोसिएट या किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं रहेगा। क्लियर है? इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट सच while appointment of independent director for a term less than 5 years would be permissible appointed for any term to be treated, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप 5 ईयर की एक टर्म होती है और अगर किसी को 4 साल के लिए, मान लो 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है तो उस 4 साल को भी एक टर्म मानेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक टर्म कितने साल की होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड? 5 साल। अगर कोई कंपनी चाहे कि मैं 2 साल के लिए अपॉइंट कर रहा हूं तो भाई वो 2 साल की एक टर्म ही मानी जाएगी फिर, ठीक है ना? तो आगे अगर इसकी बात करना चाहें, है ना, तो अगर मैं ये कहना चाहूँ कि क्या 2 साल बाद उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं तो 3 साल वेट करना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। Section 149 subsection 12 of the Companies Act is a non-abstention clause which provide that independent director and non-executive director not being promoter KMP shall be held liable only in respect of act commission by a company which had occurred with his knowledge, attributable through board process and with his consent or convenience। ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो सेक्शन 149 सब सेक्शन 12 है,
ये क्या है, ये एक नॉन ऑब्स्टेंस क्लोज है, ये एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लोज है। ये क्या कहता है कि भाई जो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये कब लायबल होंगे, अगर कोई भी ओमिशन हुई है, कोई भी कमीशन ऑफ एनी एक्ट हुई है, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, अगर इनकी किसकी वजह से, इनकी अगर ये एक्ट जो हुआ है इनकी कंसेंट से हुआ है, कन्वीनियंस से हुआ है, तब ये क्या होंगे, लायबल होके यहाँ पर चलेंगे। क्लियर है। और जो प्रोविजन है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, इसको जब हम रेफर करेंगे, प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट बाय रोटेशन, तो वहां पढ़ेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गए।